जय हिंद। सभी साथियों को आपका स्टाइल नंबर 1 पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या है कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रयोग, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया, और जीव विज्ञान के पिता के बारे में कुछ बताया जाएगा, वनस्पति विज्ञान के पिता। फिर आगे जीवधारियों का वर्गीकरण बताया जाएगा, जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु के अनुसार, कार्ल लिनियस के अनुसार, और फिर रॉबर्ट विटकर के अनुसार भी बताया जाएगा, जिसमें कि उन्होंने 5 जगतों में बांटा था। और उन सभी जगतों के बारे में यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में वर्णन किया है, और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक नाम भी बताया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान की क्लास। आखिरकार देखिए, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। यहाँ पर मैंने सभी फैक्ट को, अच्छे से अच्छे फैक्ट को नोट करने का प्रयास किया है, और साथियों आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा और इंजॉय आएगा, देखते रहिएगा। बहुत अच्छे पॉइंट है, और इसे की पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से मैंने नोट किया है, 2 घंटा 2.5 घंटा में जैसे नोट किया है। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। याद रखना, ये वाला अधिकांशतः पेपर में आता है कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क। उसके साथ साथ कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी ऑप्शन आ जाता है, ट्रेविरेनस का भी एक नाम आ जाता है। फिर आगे क्या आता है कि जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को क्यों कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने ही जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा था, एक जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान। किसमें? एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के तो पिता यही अरस्तु ही कहलाए, ध्यान में समझिएगा, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु ही कहलाए। लेकिन वनस्पति विज्ञान के, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता जो थे थियोफेस्टस थे। कौन थे? थियोफेस्टस थे। अरस्तु की किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, जबकि थियोफेस्टस की किताब का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। या प्लांटी भी बोल दिया जाता है, प्लांटेरम। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फिर से मैं बता दूं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? लैमार्क ने। जीव विज्ञान के पिता, ध्यान में समझिएगा, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान हो गया ना, अब जंतु भी यही है, जीव विज्ञान भी हुआ, जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु है। अरस्तु के किताब का नाम क्या है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, अर्थात जंतु है ना, जंतु विज्ञान के पिता है ना, एनिमिलिया एनिमल्स वाला रहेगा। और उधर वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफेस्टस है ना। थियोफेस्टस मतलब किसके हैं? वनस्पति। इसमें क्या रहेगा? प्लांटेरम। क्या रहेगा? प्लांटेरम। दोनों एक ही हैं, जंतु वाले में एनिमिलिया और पादप वाले में प्लांटेरम। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। एग्जाम में बहुत ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं, पूछ देता है पादप विज्ञान के पिता थियोफेस्टस की निम्नलिखित में से थियोफेस्टस की बुक कौन सी है? 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया भी रहेगा, द हिस्टोरिया प्लांटेरम रहेगा, ऐसे 3-4 और एग्जाम्पल बना दिए जाएंगे। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण। मैंने आगे ही पहले शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था कि जीवधारियों को 2 भागों में अरस्तु ने बांट दिया था। एक था आपके पास जंतु समूह, एक था आपके पास क्या? जंतु समूह, और एक क्या था? पादप समूह। एक जंतु समूह और पादप समूह। फिर भी आधुनिक रूप में कार्ल लिनियस ने जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित कर दिया। जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया, एक जंतु जगत और एक पादप जगत, जो कि अरस्तु ने पहले ही विभाजित किया था। एक जंतु जगत और एक पादप जगत आधुनिक रूप में ये बांटे, और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा वर्णन भी किया, जिससे
कार्लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी आधुनिक वर्गीकी का पिता, आधुनिक अयाधुनिक है, ठीक ना, पूरा पढ़ लीजिए। आधुनिक वर्गीकी के पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकी के पिता नाम सामने है, कहाँ गए? कार्ल लिनियस। आधुनिक वर्गीकी के पिता कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के 2-3 पॉइंट और बातें इंपॉर्टेंट है। कार्ल लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति भी दिया था। कार्ल लिनियस ने द्विनाम यानी 2 नाम पद्धति भी दिया था, जो कि मैं यहाँ पर आगे डिस्कस करूँगा। जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने। यानी कार्ल लिनियस से 2 पॉइंट अच्छे से आपको मालूम होने चाहिए। इन्होंने सभी जीव विज्ञान के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पादप हैं, इनको 2 ही भागों में बांटा था। यानी द्विनाम पद्धति भी दिए यहाँ से, और यहाँ से क्या दिए? जंतु जगत और पादप जगत 2 किंगडम में विभाजित भी कर दिए थे, और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। तो पॉइंट क्या बनेंगे इनसे? पॉइंट ये बन जाएगा कि आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? सिंपल सी बात है। या बोल देगा कि 2 जगतों में आधुनिक रूप में किसने विभाजित किया था? कार्ल लिनियस ने विभाजित किया था। साथियों, आपको ये क्लास समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, और इसे आप लोग एंजॉय करते हुए देखते चलिएगा। मैंने यहाँ फैक्ट टू फैक्ट नोट करने और एक गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। साथियों, बस लगे रहिएगा और नोट करिएगा। एक बार अभी हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, फिर बाद में कुछ नोट कर देंगे, फिर उसे भी ले लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन यह द्विनाम पद्धति से काम नहीं चली। द्विनाम पद्धति से तो है, यहाँ पर क्या, जो 2 किंगडम में विभाजित, 2 जगतों में विभाजित किए थे, वो काम आगे नहीं बढ़ा। आगे चल कर के एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक जो कि रॉबर्ट विटकर जी आते हैं। सभी जीव विज्ञान में जितने भी जंतु, पादप, सभी चीज़ों को उन्होंने 5 भागों में बांट दिया। यानी क्या कि 5 जगत में सभी को विभाजित कर दिया। इस 5 जगतों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने किस जंतु को विभाजित किया था? उनका क्या प्रथम जगत था? सर्वप्रथम क्या था उनका? मोनीरा बांटे थे। क्या बांटे थे? मोनीरा। सेकेंड नंबर क्या था? प्रोटिस्टा था। और 3rd नंबर क्या था? फंजाई। फिर 4th नंबर था क्या? प्लांटी। 5 नंबर था क्या? एनीमिलिया या एनिमल्स था। तो पेपर में ये भी प्रश्न कई बार मैंने देखा है कि पूछा गया है कि 5 जगतों में, ध्यान से पूरा समझिएगा, 5 जगतों में जीवधारियों को किसने विभाजित किया था? 5 जगतों में जीवधारियों को किसने विभाजित किया था? तो R.H. विटकर बढ़ता है, या रॉबर्ट विटकर, या विटकर के नाम से ऑप्शन दिए जाते हैं। ये इस बार जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए उनमें तो यह कईयों बार प्रहार किया, यहाँ से प्रश्न आए, और लोगों को बहुत परेशानियाँ भी होती हैं कि नाम ऐसे हो जाते हैं, याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आते हैं अब आगे, बात चलती है 5 जगत में। तो मैंने विभाजित भी कर दिया, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक, और प्लांटी मतलब क्या? पादप, और एनीमिलिया मतलब क्या? जंतु। यहाँ पर मैंने डिनोट भी कर चुका हूँ। आगे आती है क्या बात, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूँ कि किस प्रकार से वर्गीकरण का पदानुक्रम है, यानी उसका क्रम, ऑर्डर किस प्रकार है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब है क्या, पहली बात, सबसे निम्न से चलेंगे और उच्च तक पहुंचेंगे। अब ध्यान पर समझिएगा। सर्वप्रथम किसी भी चीज़ का जाति पता की जाती है, जाति, फिर यह किस वंश का है, फिर किस कुल का है, फिर किस गण मतलब ऑर्डर का है, फिर किस वर्ग का है, फिर संघ का है, फिर
किस जगत का। एक क्रम आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा है रेलवे के एग्ज़ाम में, जो हाल फिलहाल में हुए हैं, मतलब जो बीत चुके हैं 2019 और 18 वाले में। देखा मैंने क्या कि ये 4 ऑप्शन देते थे और इन्हीं का बोल देता था कि कौन से क्रम में है, निम्न में से कौन सही क्रम में है। अब कोई भी एक कुल को बीच में कर देता था, कभी जाति को इधर कर देता था। एक ऐसा ऑप्शन रहता था जो कि सभी के सभी यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वो क्रम में हुए करते थे, और वही ऑप्शन क्या हो जाता था, वहाँ पर करेक्ट हो जाता था। तो इन्हीं आप चाहे जैसे भी करके याद रखना, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका को 2 भागों में बांट दिया गया है, ऐसा समझा जाए तो। एक होता है साथियों क्या, प्रोकैरियोटिक, और एक यूकैरियोटिक। यहाँ पर मैंने इसलिए इन दोनों को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नोट किया है, इसमें कहीं ना कहीं शब्द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। प्रोकैरियोटिक में ऐसा समझिए कि उसमें नाभिक नहीं होते हैं, ध्यान पर समझिएगा, नाभिक नहीं होते हैं। कोई भी जीवधारी है, कोई भी कोशिका है, उसमें नाभिक नहीं है। और जबकि यूकैरियोटिक में नाभिक होते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है, लेकिन ये समझने के लिए मान लिया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं है, कहना गलत है, थोड़ा सा गलत है। इसमें नाभिक रहता है, प्रोकैरियोटिक में नाभिक रहता है, लेकिन अल्प विकसित रहता है, यानी वो विकासशील नहीं होता, वो खत्म होने की अवस्था में होता है। या तो ऐसा ही बोल दिया जाए ज़्यादा बेहतर है कि उसमें होता ही नहीं है, ठीक है, यानी अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में नाभिक अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में नाभिक क्या होता है, पूर्णतः विकसित, और एक उसका आकार होता है। जैसे कि हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है। अब कोशिका के अंदर जैसे मान लेते हैं कोशिका है, कोशिका के अंदर एक नाभिक भी पाया जाता है। आपको कोशिका वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा। तो इसमें नाभिक भी पाया जाता है साथियों। तो नाभिक यदि पाया जाएगा, यदि नहीं पाया जाएगा, ध्यान पर समझिए, यदि नहीं पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक, यदि पाया जाता है तो यूकैरियोटिक। हालांकि मैंने पहले ही उसके बारे में डिस्कस कर दिया कि प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित लगभग खत्म की अवस्था में होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, तो वो ना के बराबर ही मान लिया जाता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक असत्य नाभिक और यूकैरियोटिक सत्य नाभिक। सत्य मतलब ट्रू, यू का शब्द आ रहा है ना, ट्रू यू, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स या सभी लोग लगभग हम भी कई बार सस्पेंस हो जाते थे। लेकिन यूकैरियोटिक और ऐसे ट्रू कैरियोटिक, इस प्रकार से मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर सकते हैं। अब कहानी आगे की बढ़ती है। अब यहाँ पर मैंने प्रोटिस्टा, मोनिरा प्रोटिस्टा और फंजाई प्लांटी और एनिमिलिया को लिखा गया है। हालांकि प्लांटी और एनिमिलिया मतलब पादप और जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन, एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन पादप और जंतु के बारे में डिटेल में करेंगे और एक एक पार्ट में करेंगे। यहाँ पर इस कारण से मैंने इसको बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट के रूप में नोट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब आगे की बात आती है मोनिरा। आखिरकार मोनिरा है क्या? मोनिरा है क्या साथियों? मोनिरा को समझने जरूरी है। मोनिरा पादप जगत का जंतु जगत का सबसे प्रथम सदस्य है। मोनिरा में क्या विशेषता है आखिरकार? इसमें कोशिकाएं कितनी पाई जाती है? क्या इसमें कोशिका यदि पाई भी जाती है तो क्या उसमें नाभिक होता है? ध्यान को समझिएगा, यदि कोशिका पाई जाती है तो क्या उसमें नाभिक होता है? ऐसा सत्य बात नहीं है। आखिरकार कोशिका, जो भी मोनिरा रहेगा, मोनिरा सदस्य का जंतु रहेगा या पादप रहेगा या कोई भी प्राणी हो सकता है, उसमें एक ही कोशिका रहेगी। कितना रहेगा साथियों? एक ही कोशिका रहेगी। हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बताऊंगा आगे चलकर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन जो भी मोनिरा रहेगा एक कोशिका से मिलकर बने रहेगा। अब एक कोशिका से मिलकर बना है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा साथियों, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जब केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक अल्प विकसित होता है,
उसे आप लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोला जाता है साथियों। क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यार, प्रोकैरियोटिक ट्रू यू, हाँ प्रोकैरियोटिक बोला जाए। जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। मिस्टेक हो गया, जबान से ध्यान नहीं आया, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। अर्थात यह एक ही कोशिकीय होते हैं तथा इसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि यह स्वपोषी और परपोषी होते हैं। स्वपोषी बोलने का मतलब कि यह प्रकाश संश्लेषण या अन्य क्रियाओं द्वारा स्वयं ही भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि परपोषी बोलने का हमारे सेंस है कि यह स्वपोषी पर डिपेंड होते हैं, या तो ऐसे समझ लिया जाए कि किसी दूसरे जीवधारियों या प्राणियों या पादपों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी स्वयं पर निर्भर, यानी कि हमारे अंदर जो कि क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होते हैं, परपोषी, हम दूसरे पर निर्भर करते हैं। मोनीरा भी ये दोनों का अगर लक्षण दिखा देता है, स्वपोषी और परपोषी का दिखाता है। आगे का क्या होता है कि जो मोनीरा होता है, इनकी कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है म्यूरिन की बनी होती है। मोनीरा सदस्य की जो कोशिका भित्ति होती है म्यूरिन की बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि जो फंजाई आएगी, फंजाई कहाँ पर भाई, यहाँ पर फंजाई आएगी, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और इधर पादप आएगा तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे की बात चलती है, तो यह मोनीरा की चीज़ याद हो गई। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मोनीरा में ही प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, सब वाले में, सब में, इसी में एक नाभिक नहीं पाया जाता है। और सभी में यूकैरियोटिक होते हैं। सभी क्या होते हैं साथियों, यूकैरियोटिक होते हैं। आगे की बात चलती है, तो उदाहरण समझ लीजिएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया का छोटा सा चित्र बनाने का प्रयास किया है, हालांकि बुक में तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए, आप उसे भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिए हैं, बैक्टीरिया हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब बोलने का यह है कि नील हरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। ये सब मोनीरा के सदस्य हैं। ये सब साथियों किसके सदस्य, मोनीरा के सदस्य हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, और एक दो छूट तो नहीं रहा, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, ये तो हो ही गया था। हाँ, तो इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब अगली हेडिंग आती है प्रोटिस्टा की। अब साथियों यह भी एक कोशिकीय, यह भी क्या है, एक कोशिकीय है। जैसे मोनीरा एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, वैसे ही प्रोटिस्टा भी एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, अच्छे से एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक इसमें अच्छी तरीके से पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब केंद्रक पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक कहलाता है, यूकैरियोटिक कहलाता है। यानी यह एक कोशिकीय तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाएगा तो यूकैरियोटिक कहलाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। यह स्वपोषी एवं विषमपोषी मतलब कि वही परपोषी कहलाता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। यानी ये अब स्वयं पर निर्भर रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे जीवधारियों या पौधों या किसी भी पर भी निर्भर हो सकते हैं। इसमें पादप एवं जंतु के बीच, यानी पादप एवं जंतु, जो पादप मतलब पेड़ पौधे, और एक जंतु मतलब क्या, हम लोग जिसमें जीव पाया जाए, ठीक ना। तो जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी इसी में पाई जाती है। प्रोटिस्टा वाले में ही पादप और जंतु के बीच की कड़ी पाई जाती है, जिसका एक उदाहरण भी है, जिसका नाम क्या है, यूग्लिना। यानी कई बार पेपर में ये भी आए हैं कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है, किस जगत में आती है, तो प्रोटिस्टा में आ जाएगी। और कौन सा है उदाहरण बताइए, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन है क्या, यूग्लिना। यूग्लिना का कारण यह है कि यह पादप की तरह भी व्यवहार करता है और जंतु की तरह भी व्यवहार करती है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी
पढ़ेंगे। यानी यह स्वपोषी और विषमपोषी हैं, तो पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना इसी जगत में पाया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे युग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, पैरामीशियम हो गया, डायटम हो गया। युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, डायटम हो गया, और एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नोट किया, शैवाल हो गया। यहाँ पर शायद मैंने पैरामीशियम का फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास किया है, और इसके बीच में एक केंद्रक भी पाया जाता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब आगे की बात आती है, जैसे कवक। कवक बोला जाए तो फंजाई बोला जाता है इसे। अब कवक की बातें कुछ अच्छी चलेंगी। कवक क्या होते हैं? कवक ये परजीवी एवं मृत्यु परजीवी होते हैं। यानी एक कवक क्या होते हैं? परजीवी एवं मृत्यु परजीवी होते हैं। इसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। पर्णहरिम बोला जाए तो क्लोरोफिल, या तो या बोला जाए कि यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। पर्णहरिम अनुपस्थित होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के द्वारा यह भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यह कैसे भोजन तब प्राप्त करेंगे? ये परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब स्वयं भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यह किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आगे की बात क्या होती है? इसमें अनुपस्थित होता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, जैसा मैंने पीछे ही बताया था, काइटिन की बनी होती, काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। और यह यूकैरियोटिक मतलब इसमें भाई साहब केंद्रक पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एगोरिस हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया है। एगोरिस एग्जाम्पल यही है। और जो आपके पास मशरूम है, बरसात के सीजन में आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से एक चीरता हुआ निकलता है, ऊपर ऐसे रहता है, गोला सा बन जाता है। क्या बन जाता है? गोला सा बन जाता है, वही मशरूम है। और मशरूम या बोल दिया जाए एक एगोरिस भी होता है, एक छतरी नुमा भी होता है, वो सब क्या है? कवक के अंतर्गत आते हैं। कवक कहाँ कहाँ लग जाते हैं? जैसे अचार में फफूंदी पड़ जाती है, या तमाम प्रकार की जगह लकड़ियों में भी फफूंदी पड़ जाती है, वो सब क्या है आपके पास? कवक हैं। कवक स्वपोषी नहीं होते हैं, यह परपोषी दूसरों जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, जबकि यह यूकैरियोटिक होते हैं। अब आती है इसकी एग्जाम्पल की बात, तो मैंने बता भी दिया, जैसे कि ईस्ट मशरूम, एगोरिस, राइजोपस और पेनिसिलियम। इतनी एग्जाम्पल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे आप याद करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आते हैं हम लोग पादप की बात करें। पादप यानी बोला जाए तो क्या है? प्लांटी। पादप की बात की जाए तो क्या बोला जाए इन्हें? प्लांटी। प्लांटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिरकार प्लांटी के बारे में क्या क्या कैसे कैसी चीज़ें इनमें डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं जाएंगे डीपली जितना हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को, पादप को, एक अलग ही चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर, उसको विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। और एक ऐसे ही मैंने बताया था जंतु को भी विस्तृत अध्ययन कराऊंगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि हेडिंग बनी है तो इसका भी थोड़ा थोड़ा परिचय देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे कि यह बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इसमें प्लांट में बहुत ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, जबकि यह यूकैरियोटिक, बायोलॉजी से बात मैंने बोल दिया कि यह बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे क्या बोला जाता है कि कोशिका भित्ति इनकी किसकी बनी होती है साथियों? कोशिका भित्ति इनकी किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यह स्वपोषी होते हैं, जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि यह स्वयं भोजन प्राप्त कर लेते हैं, किसी पर दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को अपने शरीर में, यानी अपने पौधे के अंदर ही बना लेते हैं, पत्तियों में बना लेते हैं, और पूरी तना को संचरित करके भेजते रहते हैं जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से।
अब जंतु की बात की जाए तो क्या है जंतु, आपको मालूम होना चाहिए कि जंतु में बहुत ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, तो यह बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जंतुओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जंतुओं में एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप में क्या पाया गया, कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण से यह कठोर होता है, जबकि मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इस कारण से मुलायम होते हैं। इसको मैंने इस कोशिका भित्ति को मैं सेल वाले कोशिका वाले चैप्टर में पूरी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल बस आज के लिए इस टॉपिक से इतना ही। अब आते हैं हम लोग क्या, जीवों के द्विनाम पद्धति। मैंने बताया था कि जीवों के द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस वही कार्ल लिनियस जो कि मैंने पीछे बता दिया है। कार्ल लिनियस क्या थे बताइए, वे सभी जीवधारियों को दो भागों में बांट दिया था, एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत था। और कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्या था कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम? आपको नाम क्या था? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। सॉरी साथियों, कार्ल लिनियस ना, सिस्टमा नेचुरी, सॉरी देखिए यहाँ पर लिखे थे, भूल गए थे, सिस्टमा नेचुरी थे। कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम था क्या? सिस्टमा नेचुरी था। और द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम तो थियोफेस्टस का था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक ना। तो जो इनकी कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम था क्या? सिस्टमा नेचुरी था। अब आते हैं सिस्टमा नेचुरी यानी कार्ल लिनियस से संबंधित इन्होंने क्या बातें बताई। इन्होंने सभी जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम के बारे में भी बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया क्या कि जो प्रथम अक्षर है, जो भी जीव विज्ञानी वैज्ञानिक नाम रहेगा, दो अक्षरों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला शब्द तो वंश दर्शाता है, जबकि दूसरा शब्द जाति दर्शाता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति दर्शाता है क्या? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस में इस होमो क्या है, हम लोग होमो वंश के हैं। हम पूछा जाता है पेपर में कि मनुष्य किस वंश का है, तो होमो वंश का है। और किस जाति का है, तो सेपियंस जाति का है। तो इस प्रकार से दोनों वैज्ञानिक नाम में क्या हो गए, होमो सेपियंस हो गया। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। हम रासायनिक नाम बोल रहे हैं, सॉरी। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। राना क्या है? उसका वंश, जबकि टिग्रीना क्या है? उसकी जाति है। राना क्या है? वंश है, टिग्रीना क्या है? उसकी जाति है। अब ऐसे मैंने नोट किया, इसी आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिलहाल एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ। जैसे बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका है। और कुत्ता का नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरस है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। मक्खी का रासायनिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका है। राम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका है। अच्छे से याद रहना चाहिए, हम रट चुके हैं, बहुत बार रटे इसे, तब याद हुआ जा करके। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसिटिवम है। मटर का रासायनिक नाम क्या है? पाइसम सेटिवा है। मटर का रासायनिक नाम पाइसम सेटिवा है। चना का रासायनिक नाम क्या है? चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसर एरिटिनम है। हम रासायनिक नाम बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेरिस्का कंपेस्टेरिस है। तो साथियों, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने नोट किया है, मैंने बड़ी मेहनत से इसे नोट था, जो भी बीत गया, कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे इसे नोट करने में। एक सिस्टम वाइज मैंने नोट करने का प्रयास किया। जो भी गलती हुई हो इस वीडियो में, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और अपनी
राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। सॉरी किस लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, जैसे कॉल लिनियस के पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, जबकि मैंने द स्टोरी ऑफ प्लांटेरम की बात बोले जो कि थियोफेस्टस की बुक है। और एक जगह गलती क्या होती है कि वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम बोल रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम ज़्यादा पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं और इसका रासायनिक याद आता रहता है। चलिए ठीक है, तो फिर साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस परिवार में, हाँ साथियों, अपने इस परिवार को बढ़ाते रहिए और आप चाहे जैसे चाहे कहेंगे वैसे क्लास चलती रहेगी। ये आपका परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।